अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। क्योंकि ये फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन हैं ये हम इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन्हीं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो एंड वाले 2 क्वेश्चन को हम दे देंगे माफी। ठीक है जी, चलें अब आप देखो बच्चों, पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक बात जरा गौर से सुननी है, क्योंकि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें कौन से 2 मेथड इस्तेमाल करने हैं? फिलहाल हम बाय फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। और फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है? फैक्टराइजेशन के अंदर आपको पता है अलजेब्रा होता है, और अलजेब्रा के अंदर हम अगर 3 टर्म वाला क्वेश्चन है तो हम उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, अगर 2 टर्म वाला क्वेश्चन है तो हम उसमें से कॉमन करके उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर देंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात जो है वो आप सुन लीजिएगा जरा गौर से। तो स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैंने मतलब कि पेयरिंग स्कीम्स के पेयरिंग स्कीम के हवाले से मैंने शेयर की है, अपलोड की है वीडियो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो समझ लें आपका बेसिक कंसेप्ट है, बेस है। अगर आप उसको नहीं सुनेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि हम किस तरह से 75 मार्क्स पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। जो मैंने आप लोगों के लिए नया कोर्स लेके आया हूँ, इसका नाम है शॉर्ट कोर्स फुल मार्क्स। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की करूंगा हेल्प, और हम मिलजुल कर हम काम करेंगे और आप बहुत कम टाइम में पूरे मार्क्स कैसे ले सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा, और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। अच्छा जी, देखें सबसे पहला काम, हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, आपने फैक्टराइज करना है, तो मिड टर्म ब्रेक करनी है। अगर 3 टर्म्स है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलें, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपके सामने कुछ इस तरह से है कि बच्चों फैक्टराइजेशन, अब आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और मैक्सिमम इन 3 चैप्टर्स के अंदर आपने मिड टर्म ब्रेक करना सीखा हुआ है और आपको ये आइडिया है। चले, नहीं भी आइडिया तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। बच्चों, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है। 1 को आपने कांस्टेंट वैल्यू के साथ करना है मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? जो आपके पास लिखी होती है मतलब वेरिएबल के बगैर लिखी होती है। तो ये आपने 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20। अब हमने बच्चों इस 20 के बनाने हैं 2 फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 20 बने, और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो ये जो आपके पास मिड टर्म है, मिड टर्म के अंदर -1 लिखा हुआ है वो बनना चाहिए। -x का मतलब -1 लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैंने जल्दी से इसके फैक्टर बनाए और 4 5 मेरे पास होगा 20। तो अब जरा एक बात गौर से सुनिएगा कि जब आपको डिफरेंस 1 चाहिए, इस डेफिनेटली आपको 1 डिफरेंस चाहिए, तो आपने क्या करना है, इस तरह के 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो वाली वैल्यू बने और जिनका कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। मतलब कि 4 और 5 का डिफरेंस क्या है? 1 का, तो हमें 1 ही चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 4 - 5 लिखूंगा इज इक्वल -1 कर दूंगा। मतलब 4x - 5x इज इक्वल -1x या -x लिख सकते हैं। इसका मतलब मैंने इसको किस तरह से मिड टर्म ब्रेक की, मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस, अब देखें आपकी मर्जी है, आप -5x पहले लिख लें और +4x बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एंड पे -20 वैसे ही रहेगा। अच्छा, एक बात याद रखें बच्चों, मिड टर्म ब्रेक के अंदर पहली और लास्ट वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? फिक्स होती है। और सिर्फ क्या हम वेरी करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे जो मिड टर्म ब्रेक होगी, जो मिड टर्म के अंदर लिखा होगा उसको ब्रेक करेंगे। तो ये देखो मैंने क्या ब्रेक किया, -5 + 4 तो आपके पास -1 होगा, मतलब साथ x भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, तो -x आ जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -20 आएगा, जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने क्या करना है, इनकी जो पहली 2 टर्म्स हैं इनका बना लेना है पेयर, और नेक्स्ट 2 टर्म्स का भी आप बना लोगे पेयर। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन करते होते हैं कि सर ये पेयर बनाना क्यों जरूरी है? बच्चों, पेयर बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आप मिस्टेक कम करो, आपकी जो गलती की गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाएगी, और +4 मतलब प्लस वैसे ही रहेगा, 4x - 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये पहला पेयर है, इस पेयर में से हम क्या करेंगे, कॉमन,
तो कॉमन आएगा हमारे पास x, अंदर बचेगा -5 क्योंकि x आपका चला गया कॉमन में, ठीक है जी। और पीछे 5 बचा और यहाँ पे इसमें से क्या मिलेगा, कॉमन 4 मिलेगा और अंदर आएगा x -5 इज इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, ये x -5 और x -5 मिड टर्म ब्रेक जब भी आपने करनी है तो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। तो मैंने लिखा x -5 वन टाइम और जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे x और ये वाला x और ये -4, तो ये मैं इसको इकट्ठा करके इधर लिख दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा 0 के, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैंने इन दोनों को करना है इक्वल टू 0 पुट, मैं लिखूंगा x -5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा और दूसरी साइड पे लिखेंगे x +4 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इस 5 को आप ले जाओगे दूसरी साइड पे तो ये बन जाएगा +5 और यहाँ से आप 4 को जब दूसरी साइड पे लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा -4। अच्छा जी अब आपने बच्चों इसका लास्ट पे क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट, तो आप लिखोगे -4, 5, ठीक है जी। ये जब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है एंड पे आपने उसका सोल्यूशन सेट लिखना है और इसको आपने स्क्रीनशॉट नहीं समझ लेना, ये आपके पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है जी। ये आपके पास दो आंसर आएंगे। एक बात याद रखना, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी क्वेश्चन के अंदर उतने ही उसके सोल्यूशन सेट आएंगे। तो मैक्सिमम डिग्री आपके पास क्या थी, यहाँ पे 2 थी, तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो हम क्या करेंगे उतने ही हमारे पास उसके सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर आएंगे। अच्छा जी अब देखो बच्चों नेक्स्ट हम इसका लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चले मैं सेकंड पार्ट ये है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 3y² इज इक्वल y इंटू y -5। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, चले मैंने इसका लिखा जो सेकंड पार्ट है उसको मैंने लिखा 3y² इज इक्वल y इंटू y -5, ठीक है जी। ये मेरे पास इसका है नेक्स्ट जो मतलब कि सेकंड पार्ट है। अच्छा जी अब देखें, दोबारा देख लेते हैं जाकर क्वेश्चन गलत ना हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा है। अच्छा जी हमने इसको करना है सोल्व और ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर में ये मतलब पिछले से पिछले साल ये कुछ इस अंदाज में आया था। मतलब चले मैं पहला स्टेप इस पहले सोल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है 3y² और इस y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया y² और y को आपने -5 मतलब -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 है। सबसे पहले आपने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है, y को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। अब बच्चों जरा गौर से देखिएगा, अब ये वाला जो स्टेप आपके सामने सॉल्व हुआ ना, ये सेम ये आपका क्वेश्चन आया था पेपर में, मेरा ख्याल है 2024 में आया था, ठीक है, हाँ 2024 बिल्कुल सही बात है। वहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन आया था सॉल्व करने के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गौर से नहीं देखा था वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो लिहाजा मैं आपको सारी बातें साथ साथ गाइड करूंगा जो कि पेपर में आ चुकी हैं और जो आ रही होंगी, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपने इसको करना है सोल्व। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपके पास लिखा हुआ है 3y², इस y² को आप इस साइड पे ले आओ और इस 5y को भी आप बच्चों जब इस साइड पे लेकर आओगे ये आपके पास आ जाएगा मतलब +5y। तो अच्छा अब देखो ये दो आपके पास अलाइक टर्म्स हैं, मतलब y² वाली टर्म है, तो हम क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे। बच्चों इसके साथ 3 लिखा हुआ है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 - 1 क्या होता है 2 होता है और साथ y² वैसे ही आ जाएगा और एंड पे 5y आपका जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी अब देखें नेक्स्ट बच्चों, अब दोनों दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म जब होती हैं तो उसको हम मिड टर्म ब्रेक तो कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है दोनों में से कॉमन करना है, तो बच्चों y कॉमन आ जाएगा वन टाइम, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2y, क्योंकि टोटल 2 पावर है तो एक पावर आपकी कॉमन चलेगी, पीछे एक पावर अंदर बचेगी और बाकी जो है आपके पास यहाँ से y कॉमन चला गया, पीछे 5 बचेगा, पीछे क्या बचेगा 5। अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, इस y को भी इक्वल टू 0 पुट करना है और 2y + 5 को भी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये y इक्वल 0, 2y + 5 इक्वल टू 0, हमने y को इक्वल टू 0 रखा और 2y + 5 को इक्वल टू 0 रखा। तो बच्चों एक वैल्यू हमारी y की वैल्यू सॉल्व होगी और यहाँ से 2y ऐसे ही रहेगा
और ये 5 जो है राइट साइड पे जाकर बन जाएगा -5। इधर प्लस था तो उधर जाके -5 हो जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू आपके पास फाइनल आएगी, ये जो y के साथ 2 लिखा हुआ है ना, इधर आएगा और 5 के साथ डिवाइड होगा, क्योंकि इधर 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आकर होगा डिवाइड। तो बच्चों ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। हम एंड पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल -5/2, 0। अब आप 0 पहले लिख सकते हो, -5/2 बाद में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो बच्चों थर्ड वाला पार्ट मैंने जब आपके सामने लिखा, तो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें देखो लिखा हुआ है कि थर्ड वाला पार्ट है ये वाला थर्ड वाला पार्ट। बच्चों थर्ड वाला पार्ट उसमें 4 माइनस, चलो मैं यहाँ ऊपर करके लिख देता हूँ, 4 माइनस 32x इज इक्वल 17x²। अच्छा ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो मैंने आपको जो पहला लेक्चर था, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने चैप्टर नंबर 1 का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है, किसी भी मेथड से सोल्व करना है, तो आपने पहले बच्चों उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद x वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने लास्ट वीडियो देखी है, जिसके जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने काम ही यही किया था। तो आप देखें आपने क्या करना है बच्चों, x² वाली टर्म राइट साइड पे लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को उठाना है और राइट साइड पे ले जाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा सोल्यूशन, और इधर बच जाएगा 0 और ये 17x² वैसे ही रहेगा। और बच्चों 32 जो है जब राइट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +32x, और ये 4 इधर जाएगा तो बन जाएगा -4। अच्छा मैंने इसको कर लिया, दोबारा से रीअरेंज कर लिया। मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट, ये आएगा 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये मैंने बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया जी, ये आपने लिख ली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। वही मेथड जो आपको मैंने पहला फर्स्ट वाला पार्ट किया उसमें बताया था बच्चों, x² का कोफिशिएंट लेना है। x² का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है आपके पास, वो बच्चों आपके पास 17 है, उसको आपने कांस्टेंट टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई। ये होगा 17 × 4, तो ये बच्चों आपके पास होता है 68। क्या होता है, 68 होता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फिर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ये देखें। मतलब ये जो 68 है, इसके हम दो फैक्टर ढूंढेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68 बने, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास 32x बने, जो कि इस क्वेश्चन की मिड टर्म है। इस क्वेश्चन की क्या है, मिड टर्म है। एक्चुअली हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो 32 बनाना होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 68 होना चाहिए। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 34, ये बच्चों होता है आपके पास 68। अगर मैं क्या करता हूँ 2 - 2 + 34 करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 32, जो कि हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो दरमियान में हमें 32 चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 34 - 2 इज इक्वल 32। आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको इस तरह लिख लें, बात एक ही है। अच्छा जी, अब बच्चों हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। हमने लिखा यहाँ पे 17x², क्योंकि ये और ये फिक्स रहेगी टर्म, तो यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख लूंगा प्लस, या मैं यहाँ पे पहले -2x लिख लेता हूँ और फिर लिख लेता हूँ +34x - 4 इक्वल टू 0। समझ गए बात, मैंने क्या किया, -2x और +34x किया, तो -2 + 34 क्या होता है, 32x होता है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 68 आएगा। तो ये बच्चों मैंने लिखा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पहली दो टर्म और लास्ट वाली दो टर्म का बनाना है पेयर। तो ये बन जाएगा 17x² - 2x, और लास्ट वाली दो टर्म का जब पेयर बनाएंगे तो ये आएगा 34x - 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, बच्चों जो पहला पेयर है, ये जो फर्स्ट पेयर है, यहाँ से हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 2 है,
हम कॉमन नहीं ले सकते, जस्ट हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन चला जाएगा तो अंदर बचेगा 17x, क्योंकि एक x बाहर चला गया, पीछे x की पावर 1 बच गई, और यहाँ से बचेगा आपके पास 2 बचेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखो दूसरे पेयर में से बच्चों क्या कॉमन आएगा, आप 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 34 जो है वो 17 टू जा होता है, 34 और उसके बाद 4 जो है वो 2 टू जा 4 होता है। आप जब 2 कॉमन करेंगे तो अंदर आएगा 17x माइनस 2 इक्वल 0। अब आपको पता है कि ये जो आप हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होती है, फैक्टराइजेशन होती है, उसमें मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपने ये बात बहुत अच्छे तरह आपने सीखनी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि पता होगी, ये बहुत बेसिक काम है बच्चों। ये 17x माइनस 2 और 17x माइनस 2 हमने इसको लिखा 1 टाइम। अच्छा जी, ये 17x माइनस 2 और इधर ये जो आपके पास x और प्लस 2 है, इसको हमने अलहदा करके लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो मैं लिखूंगा 17x माइनस 2 इक्वल 0, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अच्छा, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 17x आएगा वैसे ही, और ये वाला 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2। उसके बाद देखें ये बच्चों आपके पास 17 लिखा हुआ है, ये x के साथ इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इधर जाएगा राइट साइड पे तो जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी, ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2/17। अब दूसरी वैल्यू हम कर लेते हैं फाइंड। तो बच्चों आपने लिखा इधर से, ये 2 इधर जाएगा राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -2। ये आपके पास x की एक ये वाली वैल्यू आ गई, दूसरी आपके पास ये आ गई। हम एंड पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट। आपने इसको स्क्रीनशॉट नहीं समझ लेना, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 2/17 कॉमा -2। आप इसको -2 कॉमा 2/17 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये था आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर, जो कि आपके पास थर्ड वाला पार्ट था। अब हम इसके चलते हैं 4 वाले पार्ट पे, जो कि इस क्वेश्चन का हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 वाला पार्ट है। देखिए लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। तो बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है। हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं मिड टर्म ब्रेक। अब आपको मिड टर्म ब्रेक का थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये था ये वाला है आपका 4 वाला पार्ट। लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 11x और 152 को इस साइड पे जब लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा -152। ठीक होगा जी, ये आपके पास बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 152 के साथ। जब हमने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई 152 इज इक्वल 152। अब आपने बच्चों 152 के बनाने हैं दो फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 152, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास -11x आए। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन की मिड टर्म है। अच्छा जी, मैंने बहुत ही जल्दी से इनको कैलकुलेट किया और मैंने लिखा इनको 8 मल्टीप्लाई 19। ये बच्चों आपके पास होगा 152, और उसके बाद मुझे दरमियान में चाहिए -11। क्या चाहिए, -11। तो -11 लाने के लिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाना है, छोटी वैल्यू के साथ हमने प्लस लगाना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 19। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, -19 प्लस 8 इज इक्वल -11 बन जाएगा। समझ गए, आप 8 -19 लिख लो या -19 प्लस 8 लिख लो, बात एक ही है। तो ये दोनों हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, और हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो आप
सिंपल। इसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे, पहली और लास्ट वाली टर्म आपने एज इट इज रखनी है, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, तो मतलब एक्स स्क्वायर पहले वैसे ही लिखा रहेगा। -11 की जगह पे बच्चों मैंने लिखा -19x, इसमें हमने 8 को प्लस किया तो और एंड पे लिखा -152 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो -19 में से 8 को प्लस किया तो -11 और -18 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बनेगा -152, जो कि हमारी लास्ट वाली वैल्यू बनेगी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, पहली दो टर्म को इधर से और पहली दो टर्म को इधर से हमने कर लेना है कंबाइन, एक साथ लिख देना, प्लस एंड पे आएगा 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आप देखें बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हम कॉमन करेंगे, जब यहाँ से हमने कॉमन किया तो आपको मिलेगा कॉमन में x, अंदर बनेगा आपके पास x माइनस 19, ठीक है जी, प्लस अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 8 कॉमन आएगा और अंदर आएगा x माइनस 152 को जब आप 8 पे डिवाइड करोगे आपको बच्चों मिलेगा 19। मतलब ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमारे पास सेम बनती है, हमेशा सेम आएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने इसको वन टाइम लिख लिया, x माइनस 19 पहले लिख लिया और उसके बाद ये x और ये प्लस 8 आपने लिख लिया, बाद में लिख लिया इज इक्वल 0, ठीक है जी। अब देखें, अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम यहाँ पे x प्लस 8 पहले लिख सकते हैं, x माइनस 19 बाद में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी क्वेश्चन हो आप आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, जब क्योंकि दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो आप उनका जो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आंसर तो सेम आना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, या मैं इसको लिख दूं 2 प्लस 1 तो फिर भी तो 2 ही आना है ना, तो इसका मतलब आप 1 मल्टीप्लाई 2 लिख लो या 2 मल्टीप्लाई 1 लिख लो, आंसर विल बी सेम। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट बच्चों लास्ट पे क्या आएगा, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 19 इज इक्वल 0, x प्लस 8 इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिखा x इज इक्वल 19, क्योंकि 19 जो है इधर माइनस हो रहा था, इस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, कॉमा, और इधर से बच्चों 8 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये बन जाएगा -8, क्या बन जाएगा -8, तो ये आपके पास दोनों आ जाएंगे इसका आंसर, जो कि इसका सोल्यूशन सेट्स होंगे। अच्छा, अब हम इसको लिखेंगे s.s, हम लिखेंगे s.s इज इक्वल -8, 19। ये था आपके पास बच्चों इसका 4 वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने सिर्फ इतना ही काम करना था जो कि आपके पास ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व किया और सेकंड वाला पार्ट सोल्व किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये फर्स्ट 4 पार्ट्स मैंने सोल्व किए। तो ये जरा मतलब कि यही इंपॉर्टेंट है, यही करने थे। अब मैं आपको छोटा सा एक ना क्वेश्चन देता हूँ, जो कि आपको मैं दूंगा होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे सोल्व करके बताना है और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या किस किस स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, वो मतलब कि मुझे बताएगा। ये वाला क्वेश्चन सर ने जो हमें होमवर्क में दिया था वो कौन सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त खूबसूरत क्वेश्चन है। देखें, लिखा हुआ है सॉल्व 5x स्क्वायर इज इक्वल 30x, 5x स्क्वायर इज इक्वल 30x बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। आपने किससे सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो ये आपने बच्चों मुझे ना सॉल्व करके बताना है कि किस किस स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और किस से नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स देना है। ओके जी, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।